गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का गुरुकुल द विजन में फिर से स्वागत है। आशा करते हैं कि सब एग्ज़ाम आप लोग बहुत अच्छे तरीके से दिए होंगे। जैसे पहला एग्ज़ाम इंग्लिश का था और आप लोगों ने तो फोड़ करके आया था इंग्लिश के एग्ज़ाम में। बाद बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छा एग्ज़ाम गया होगा। अब बारी है लास्ट दो एग्ज़ाम की, और वो ऐसा सब्जेक्ट जो एडिशनल सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स है, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे बायोलॉजी है, या आपका कंप्यूटर साइंस, ITS जो भी सब्जेक्ट है वो सब आपका पेपर बचा हुआ है। हम लोग लेक्चर लेकर के आ रहे हैं, डे बाय डे लेक्चर लेकर के आ रहे हैं, और वो लेक्चर लेकर के आ रहे हैं जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड होगा। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स का 3 सेट लेकर के आए हैं जो आपका एग्जाम के में आपको बहुत फ़ायदा देगी। जैसे इंग्लिश का आपने 5 लेक्चर को देख करके गया था तो आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिली। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, 100% नहीं 500% का गारंटी आपको देते हैं कि आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगी। आप लास्ट नंबर लेक्चर, चाहे वो मेरा इकोनॉमिक्स का 6 लेक्चर हो, 7 लेक्चर हो, कुछ भी हो, लास्ट लेक्चर तक देख के जाना, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद मिलेगी और आप एग्ज़ाम के बाद आप याद करोगे कि गुरुकुल के सर के द्वारा ये सही बोला गया था कि लेक्चर को देखने के बाद हमको बहुत फ़ायदा मिली है। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन आपके सामने हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिएगा। यहाँ पर कथन और कारण, ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर CBSE टाइप का क्वेश्चन में देखने को मिलता है, लेकिन आपका भी कहीं ना कहीं PYQ में ये क्वेश्चन क्या है, ये आपका पूछा हुआ गया क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन में क्या है। कथन स्टेटमेंट क्या दिया कि मानव पूंजी अदृश्य होती है। तो 2 प्रकार का पूंजी होता है बाबू। एक क्या होता है बेटा, मानव पूंजी, और दूसरा होता है भौतिक पूंजी। ध्यान से समझना है। मानव पूंजी एक ऐसी पूंजी होती है जो आपका अदृश्य पूंजी होती है, ठीक है, जिसे देखा नहीं जा सकता है, जिसे हम लोग देख नहीं सकते। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जो पूंजी है ये आपका एक मानव पूंजी है। भौतिक पूंजी जैसे मशीन भौतिक पूंजी है। मानव पूंजी को सीधे तौर पर बाजार में नहीं बेचा जा सकता है, जबकि भौतिक पूंजी को हम लोग सीधे तौर पर बाजार में बेच सकते हैं, ठीक। तो ये सही है, स्टेटमेंट कहीं गलत नहीं है। यह धारक के मस्तिष्क पे रची है, बसी होती है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा A और R दोनों सही है। R जो है, ठीक है, A का सही व्याख्या करती है, तो आंसर हो जाएगा C नंबर, ठीक है। इस टाइप का जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको रीजनिंग में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। इस टाइप का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको CBSE में ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैक में एक आध बार क्वेश्चन क्या किया गया, इस टाइप का पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपका है, जैसे ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से होता है, ठीक। इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन कभी कभी पूछता भी है। गोल क्रांति का संबंध किससे है, पूछ देगा, तो आलू उत्पादन से, ठीक है। काला क्रांति का क्या है, तो पेट्रोलियम पदार्थ है, ठीक। तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो आपका जाकर के सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है, लाल क्रांति का संबंध किससे है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछता है। लाल क्रांति का संबंध होता है टमाटर और मांस उत्पादन से, क्या होता है, उत्पादन से होता है, ठीक है ना। आपका सुनहरी क्रांति है जिसे झींगा मछली है, ठीक है, जो मछली उत्पादन से, उसमें भी आपका जाकर के झींगा मछली पर विशेष रूप से जोर दिया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग लेके चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से किससे है। तो पर्यावरण मित्र जो है, याद रखिएगा, ये आपका रासायनिक खेती नहीं होता है, बल्कि आपका जैविक खेती होता है। यानी जैविक खेती किस आधार पर करा जाता है, तो जैविक खेती पशुओं के मलमूत्र, जो प्राचीन तरीके से, प्राचीन पद्धति से जिस प्रकार का जो खेती होता था, वह खेती आपका जैविक खेती होता था, ठीक। तो क्या होगा आपका जाकर के कृषि में जैविक खाद का प्रयोग से। भारत में अधिकांश श्रमिक के रोजगार का स्रोत कौन सा है, कौन सा क्षेत्र से है, याद रखना बेटा, वो प्राथमिक क्षेत्र से है। आज भी, ठीक है, जो है कृषि से, खास करके
आपका 2/3 व्यक्ति को रोजगार मिल पाता है। रोजगार जो है आपका आज भी लोग क्या है, आपका रोजगार का स्रोत कृषि है। ठीक है, कृषि आज भी लगभग लोगों को क्या करती है। भारत में 2011 के डाटा के आधार पर पूर्णतः लगभग 48% आबादी खेती का काम करता है, जो प्रत्यक्ष रूप से है। अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 70% आबादी भी खेती का काम करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाता है। जो निर्माण करने वाला मजदूर होता है वो सब दिहाड़ी मजदूर होता है। क्या होता है, दिहाड़ी, यानी डेली बेसिस पे काम करता है। नवीकरणीय संसाधन क्या है, वनों में पेड़। ठीक है, ये भी नवीकरणीय संसाधन। तो ये 2 प्रकार का संसाधन है, जैसे नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन जिसका निर्माण करा जा सकता है और अनवीकरणीय संसाधन जिसका निर्माण नहीं किया जा सकता है। जिससे ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब अनवीकरणीय संसाधन। जैसे पेड़ पौधा, ये सब नवीकरणीय संसाधन। हम पेड़ काटेंगे तो पेड़ लगा सकते हैं। ठीक, समुद्र में मछलियाँ, ये भी नवीकरणीय। आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, सी नंबर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका है चिपको आंदोलन का उद्देश्य था। याद रखिएगा, चिपको आंदोलन का शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड, अभी वो ये होकर के उत्तर प्रदेश में चला गया है। ठीक है, उत्तराखंड से शुरू किया था। कौन किया था, सुंदरलाल बहुगुणा। किस लिए, ताकि पेड़ को बचाने के लिए, कौन सा, हिमालय क्षेत्र में जो पेड़ था उसको बचाने के लिए, कीमती पेड़ को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, आपका कहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था, तो उत्तराखंड का एक चमेली बोल करके एक जगह था। ठीक है, उस जिला से, डिस्ट्रिक्ट, वहीं से शुरू हुआ था। ठीक, हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण। ठीक है, आंसर ए नंबर जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण क्या है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका ये सबसे बड़ा रीजन है। ठीक, चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध निम्न में से किससे है, तो वह सामूहिक खेती से। याद रखिएगा। ठीक है, आपका जाकर के कि ये सामूहिक खेती चीन के द्वारा शुरू किया गया था, कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोग संगठित तरीके से क्या करना है, काम करना है। जो संगठित तरीके से काम करना है ये चीन के द्वारा ही शुरू किया गया था। ठीक, मानव विकास संकेतों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। अब देखना ध्यान, मानव विकास, ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, इसके आधार पर जो देश है इसमें, ठीक है, कौन सा प्रथम स्थान पर है। अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो देश दिया गया है, ठीक है, इसमें सबसे अच्छा रैंकिंग पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का रैंकिंग इसमें सबसे अच्छा रैंकिंग में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। ठीक है, अब कारोबार के संबंध में अध्ययन है। ये जो इस प्रकार का जो स्टेटमेंट दिया था, ये स्टेटमेंट दिया था मार्शल के संबंध में दिया था। जैसे कि हम क्लास में बार बार बात भी करते हैं कि अर्थशास्त्र व्यवसाय का विज्ञान है, व्यापार का विज्ञान है। इसका संबंध व्यावसायिक क्रियाओं से होती है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, मार्शल का है। मार्शल ने इकोनॉमिक्स को व्यापार के साथ क्या किया था, जोड़ने का काम किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। सबसे बड़ा रीजन क्या होती है कि हम लोग एक बात जानते हैं कि हमारे पास जितना भी साधन होता है बेटा, याद रखना कि साधन हमारे पास क्या होता है, सीमित होती है। जबकि हमारी जो ज़रूरतें होती है, ठीक है, वो ज़रूरतें हमारी क्या होती है, असीमित होती है। और जितने भी साधन उपलब्ध साधन होता है सब दुर्लभ होता है। जितना भी उपलब्ध आपका साधन है सब क्या है, सब दुर्लभ है। ठीक है, उतना आसान से नहीं। तो साधनों की दुर्लभता सबसे बड़ी रीजन होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है। एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। ठीक है, इतना, एक सड़क दुर्घटना में 100 व्यक्ति की मृत्यु हुई। भारत में हर साल बाढ़ से कई लोग बेघर हो जाते हैं। कितना है, यहाँ डाटा तो दिया गया नहीं है। ठीक है, सभी समस्याओं का जड़ क्या है, सभी समस्याओं का जड़ अभाव है। ठीक है, अभाव ही सभी समस्याओं का जड़ है। जब हमारे पास साधन सीमित होती है और जरूरतें असीमित होती है, इसी कारण से सब समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चर मतलब जो वेरिएबल होता है, जो परिवर्तन होते रहेगा, ठीक है ना, का एक उदाहरण कौन सा है। एक कीमत, कलम का कीमत ये फिक्स है, लैपटॉप का कीमत फिक्स है, बेंच का लंबाई 5 फीट 6 फीट जो भी है, राष्ट्रीय आय ये फिक्स नहीं है। ठीक है, प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब प्रतिदर्श सर्वेक्षण, तो जो प्रतिदर्श सर्वेक्षण होती है, ठीक है, उसके आधार पर आखिर लाभ क्या है, क्या आखिर लाभ होती है। ठीक, तो सबसे पहला चीज क्या होता है, कम खर्च। अब ये जो सैंपल सर्वे होती है, इस सैंपल सर्वे में एक चीज ये देखा जाता है कि
इसमें सभी का कैलकुलेशन नहीं करता है, किसी एक वर्ग का, ठीक है, कैलकुलेशन करा जाता है और कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है, वह उसका, ठीक है, जो है वो फाइनल उसमें डिसीजन देता है। जिसे समझिएगा, यदि कहीं पर भी खाना बना है और 50 आदमी का सब्जी बना है, तो क्या सब सब्जी को खा करके टेस्ट का पता करेंगे, या ठीक है एक चम्मच सब्जी को चख करके हम टेस्ट का पता कर लेंगे कि नमक ज़्यादा है या तीखा कम है? तो सेम चीज़ है। क्या आप पूरा हर एक को एनालिसिस करोगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, कुछ वर्ग को हम एनालिसिस कर लेंगे, उसी से हम ये पता कर सकते हैं। ठीक है, कम खर्च, ठीक है, आपका कम समय, आपका कम प्रांगण की आवश्यकता, आंसर हो जाएगा सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण किया जाता है? वह काम करता है एनएसएसओ करता है। कौन करता है बाबू? एनएसएसओ। भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? ठीक है, भारत की जन्म दर और मृत्यु दर भी निकाला जाता है। साक्षरता दर क्या है? जैसे 2011 के डाटा के आधार पर साक्षरता दर कितना है? 74.04% हो गया। ठीक है, जनसंख्या का आकार कितना है? जनसंख्या 121 करोड़ आबादी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से किस विधि से उत्तरदाता को प्रभावित किया जा सकता है? याद रखिएगा, आपका जैसे दो विधि है जिससे हम उत्तरदाता को प्रभावित कर सकते हैं। एक होता है साक्षात्कार, उससे भी प्रभावित कर सकते हैं। आप देखिएगा कि बहुत सारा ऐसा व्यक्ति होता है जो जानने के बाद भी जब वो इंटरव्यू देता है तो थोड़ा सा होपलेस हो जाता है, अपने आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता है। जैसे आप यदि कोई बच्चा क्वेश्चन का आंसर जानता है, ठीक, उसको खड़ा करके पूछने के बाद वो नहीं उतना सटीक नहीं बता पाता जितना जानता है, और उसको बोर्ड के सामने यदि ले आया जाए कि बेटा आप बताओ इसका आंसर, तो और नहीं बता पाएगा। तो ये पहला टेलीफोन विधि से भी हम लोग, ठीक है, जाकर के प्रभावित कर सकते हैं। वर्ग सीमा इतना का मध्य बिंदु क्या होगा? मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला बहुत अच्छा जानते बाबू, दोनों को जोड़ो, ठीक है, और 2 से भाग दे दो। तो याद रखना बेटा, ठीक है, ये 140 हो गया, 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ जाएगा? 70। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है, समय के आधार पर, समय मतलब हम लोग उसको काल बोलते हैं, समय के आधार पर जो होता है उसको कालानुक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालानुक्रम। चरों को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? याद रखिएगा, ठीक है, कि जो आपका चर है उस चर को जो सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं? 2 वर्ग में बांटते हैं। कितना वर्ग में बांटते हैं बेटा? 2 वर्ग। ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है समावेशी, एक होता है आपका समावेशी चर, ठीक, दूसरा आपका क्या होता है? अपवर्जी चर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को कहा जाता है? किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को कहा जाता है। अब जो मदों की जो संख्या होगा, ठीक है, उसको हम लोग किसी भी वर्ग में यदि कोई भी मदों की संख्या होगा उसको जो, ठीक है, उसे क्या कहा जा सकता है? तो हम लोग उसको आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं यहाँ पर, विभक्त चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो आंकड़ों का जो वर्गीकरण होता है उस आंकड़ों का वर्गीकरण को आखिर हम लोग बारंबारता वितरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बारंबारता वितरण। ठीक, अंकगणित रेखाचित्र को और किस नाम से जाना जाता है? अब अंकगणित रेखाचित्र को और किस नाम से जानते हैं? तो जो अंकगणित रेखाचित्र है उस अंकगणित रेखाचित्र को हम लोग काल श्रेणी आलेख, ठीक है, कौन सा आलेख? काल श्रेणी आलेख के आधार पर जानते हैं। बारंबारता बहुभुज किससे व्युत्पन्न होती है? ठीक, बारंबारता जो बहुभुज है वो किससे व्युत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा कि बारंबारता बहुभुज हमेशा जाकर के जो व्युत्पन्न होती है वो आयात चित्र का व्युत्पन्न होती है। ठीक, एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होता है? एक अच्छी सारणी यदि होगा तो सारणी की संख्या होगा, ये तो होगा ही होगा, शीर्षक होगा, उपशीर्षक होगा, ये भी होगा आपका। ठीक है, जाकर के आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते बेटा, आंकड़ों की अमूर्तता कम करने तथा उसे अधिक मूर्त व आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कौन सा विधि उपयुक्त होती है? तो सारणी से भी आप स्पष्ट कर सकते हो,
उसका पाठ विषय बनाओगे तो भी स्पष्ट हो जाएगा, आरेख बनाओगे तो भी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख का अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए एक बात याद रखिएगा कि जो ज्यामितीय आरेख है उस ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, तो क्या आता है? तो ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत दंड आरेख आता है। मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है? याद रखिएगा, मलमल सूती वस्त्र का होता है। किसका होता है? ध्यान देना, सूती वस्त्र का। उस समय के आपका 1950 के दौर में भारत से बहुत ज़्यादा रेशम यानी अब मलमल ये सब का क्या होता था? निर्यात होता था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत आता है। ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत आता है तो दंड चित्र अभी तो बताइए। ठीक, मलमल किस प्रकार का है? तो ये आपका सूती वस्त्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? याद रखना बेटा, धन निष्कासन सिद्धांत बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, और इसका क्या था? धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। निर्यात अतिरेक यानी निर्यात अतिरिक्त, याद रखना है, निर्यात अतिरिक्त। क्या अतिरिक्त? यहाँ इसका मतलब क्या है? आयात और निर्यात का बराबर होना, आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना। निर्यात अतिरिक्त मतलब निर्यात अधिक होना, किसके तुलना में? आयात की तुलना में। ठीक है, निर्यात अतिरिक्त होता है, इसका मतलब क्या है कि सप्लाई क्या है? ज़्यादा है, डिमांड कम है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितना था? साक्षरता दर 16% से कम था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 2 स्थानों के बीच में चली थी, मुंबई और थाने के बीच में चली थी। ठीक, कितना कब चली थी? तो याद रखना 1853। क्या होता है? 1853 याद रखना बेटा। ठीक है, कितना किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। कितना? 34 किलोमीटर। ठीक, अब आपसे ये तो पहला हो गया, पहली बार चली थी। दूसरी बार कहाँ से चली थी? तो याद रखिएगा आपका जाकर के दूसरी बार चली 1854 में। ठीक है, 1854 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? कोलकाता से हुगली। ठीक है, कहाँ से चली थी? कोलकाता से हुगली। ठीक है, कितना किलोमीटर चली थी? तो ये हो गया आपका 34 किलोमीटर। दूसरा बार चली थी 39 किलोमीटर, कोलकाता से हुगली, याद रखना। ठीक है ना, 1854 में चली थी, दूसरी बार ट्रेन चली थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है लाभ कमाना। याद रखिएगा, किसी भी प्रकार का 3 प्रकार का अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा करना होता है, तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इस आपका जाकर के मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें कुछ क्षेत्र का नियंत्रण पूंजीपति करता है तथा कुछ क्षेत्र का नियंत्रण ठीक है निजी व्यक्ति करता है या सरकार करती है। जब कोई कुछ क्षेत्र का नियंत्रण सरकार करती है और कुछ क्षेत्र का बेटा नियंत्रण कोई पूंजीपति करता है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 से 1991 के बीच औद्योगिक क्षेत्र में समृद्धि दर कितनी थी? याद रखिएगा। ठीक है, आपका 1950 से 1991 के बीच जो औद्योगिक क्षेत्र में समृद्धि दर लगभग 6% वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है जिसका बाजार में जिसकी मांग होती है। ये बात सही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब जिसका नियंत्रण कोई व्यक्ति करेगा, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होगा। तो कौन सा सामान बनाएगा? जिसका बाजार में पहला डिमांड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा सामान थोड़ी बना देगा जिसका डिमांड ही नहीं है, जिसमें उत्पादन में लाभ होता है। सही बात है। विदेशों में जिसकी मांग हो, ये भी बात सही है, आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना की संकल्पना यानी पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया था? रूस से लिया गया था, USSR। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिप्रेक्षात्मक योजना का लक्ष्य प्राप्त करना होता है। ये आपका 20 वर्षों में, लगभग 15 से 20 वर्षों में इसका प्राप्त करने का अर्थ होता है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत किस योजना का शुरुआत किया? पंचवर्षीय योजना। ठीक है, याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया था? अभी बताइए आपको। ठीक है, रूस यानी USSR सोवियत संघ से लिया गया था। दूसरी बात है, पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा भारत में कौन तैयार किया था? PC महालनोबिस ने किया था। ठीक है, कितना पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था? 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था। कितना साल में था? 5 साल में क्या था? पंचवर्षीय योजना था। ठीक, पहला पंचवर्षीय योजना किस पर विशेष रूप से जोर दिया गया था? तो कृषि और सिंचाई व्यवस्था पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना पर भारी उद्योग, ठीक है, उस पर विशेष रूप से जोर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना
किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको ये भी पूछे, गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सा पंचवर्षीय योजना? पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जीडीपी की गणना किस क्षेत्र के उत्पादन में शामिल किया था? तो याद रखिए जीडीपी सब क्षेत्र से होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये हो गया प्राथमिक का उदाहरण, ये हो गया द्वितीयक, ये हो गया तृतीयक। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक। चलिए, भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण का काल किसे माना जाता है? याद रखिए पहला बार हरित क्रांति कब आया? तो पहले बार भारत में हरित क्रांति आया था 1966-67 में। भारत में हरित क्रांति आया, ठीक है। हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? पीसी महालनोबिस को। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय पीसी महालनोबिस को, ठीक। एक कृषि वैज्ञानिक पीसी महालनोबिस, सॉरी बाबू, भारत में जो हरित क्रांति लाया था आपका जाकर के डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने लाया था, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक। अब दूसरी बार हरित क्रांति लाने का आह्वान जो किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था, वो कब था? 70 के और 80 के दशक में, ठीक है ना, वो लाया गया था दूसरी बार। याद रखिएगा 70 के दशक के मध्य से 80 के दशक के मध्य तक, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? 3 वर्ग किया गया था, ठीक है। कितना? 3। आपका जाकर के उसमें 3 वर्ग आपका उस समय विभाजित करा गया था, ठीक। उसमें से 3 वर्ग में से कौन कौन सा था? तो अनुसूची के आधार पर उसमें बांटा गया था, ठीक है। जैसे अनुसूची आपका बांटा गया 3 वर्ग में, क्या क्या है? जैसे पहला हो गया मान लीजिए अनुसूची, अनुसूची ए। अनुसूची ए में किसको रखा गया था? जितना भी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है उसको अनुसूची ए में रखा गया था। जो अनुसूची बी है उसमें आपका सार्वजनिक प्लस निजी दोनों को, और तीसरा जो अनुसूची सी रहा उसमें आपका सिर्फ निजी को रखा गया। विदेशी ऋण क्या है? विदेशी संस्थाओं से एक उद्योग के द्वारा लिया गया ऋण विदेशी ऋण है, ये भी सही है। विदेशी संस्थाओं से एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया ऋण, ये भी विदेशी ऋण है। विदेशी संस्थाओं से सरकार द्वारा लिया गया ऋण, ये सब सही है, ठीक है, आंसर सही है। 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत ने IMF से कितनी राशि लिया था? ठीक है, लगभग आपका जो भारत ने जो आपका राशि उस समय लिया था, ठीक है, आपका IMF से, तो उस समय $7 बिलियन राशि लिया गया था, $7 बिलियन, ठीक है। नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योगों को लाइसेंस अनिवार्य किया गया था? तो 6 उद्योग को लाइसेंस अनिवार्य करा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCL टेक्नोलॉजी, HCL किस प्रकार का कंपनी? ये सर IT कंपनी है। कौन सा? IT, ठीक है। जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? तो कारोबार से तात्पर्य है तो सामाजिक तो नहीं होगा, धार्मिक तो नहीं होगा, मनोरंजन तो नहीं होगा। इकोनॉमिक्स में एक ही ऑप्शन है, वो है आर्थिक कार्य, ठीक है। आई होप आपको ये 50 क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और इस प्रकार से आप लेक्चर के साथ बने रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। थैंक यू।